मित्रों, आज के समय में हर माता पिता के लिए बच्चे संभालना कठिन हो गया है। क्यों? ये जो आज मोबाइल और टीवी का ज़माना आ गया है, इसमें बच्चे रात दिन उसमें लगे रहते हैं और धीरे धीरे बिगड़ जाते हैं। पर माँ बाप जो होते हैं उनके सपने तो बच्चे ही होते हैं और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी माँ बाप की ही होती है। इसलिए बच्चों को संस्कार और अनुशासन में बांध करके इस तरह से ढालना चाहिए कि वह आपके आशा के अनुरूप बन सके। ऐसी ही एक कहानी है जो आपको प्रेरणा देगी। तो आइए हम उस कहानी में प्रवेश करते हैं। राजस्थान के अमृतनगर में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। रामू और उसकी पत्नी सुनीता, जिसका एक बेटा था मदन। रामू दिहाड़ी पर शहर में मजदूरी करता था और उसकी माँ झाड़ू पोछा का काम करती थी और दोनों अपने बच्चे के लिए इतना अरमान सजोए थे कि जो कुछ भी कमा धमा करके ले आते उस बच्चे को खिलाते पिलाते और उसकी पूरा देखभाल करते। पढ़ने में उसे बराबर प्रोत्साहित करते कि पढ़ाई करो बेटा, उसका नाम लिखवाया। पर वह स्कूल जाने के बजाय, संयोग देखिए, संगत अगर बुरी मिल गई तो आपको कहाँ गिरा देगी और अगर संगत अच्छी मिल गई तो आपको किस ऊंचाई तक ले जाएगी। वह बालक बुरे बच्चों के संगत में आ गया मदन, और वह प्रतिदिन घर से निकलता, स्कूल न जा करके मैदान में चला जाता, जहां उसके उम्र के कुछ आवारा किस्म के बच्चे थे, मोबाइल में गेम खेला करते थे। पूरा समय वहाँ गंवा देता और घर वापस आ जाता था। अब माँ बाप को क्या मालूम, उन्हें तो यही पता रहता था कि स्कूल गया है। एक दिन रामदीन, जिसे गांव वाले रामू कह करके बुलाते थे, अपने काम से लौट रहा था तो अचानक उसने देखा अपने बेटे को कि वह मैदान में बैठा बच्चों के बीच में कुछ खेल रहा है। वह धीरे से जाकर के उसके पीछे दूर से देखे, बच्चे वहाँ पर मोबाइल में गेम खेल रहे थे और सभी अपनी मस्ती में थे। मदन भी नहीं देख पाया था कि उनके पिताजी ने देखा या नहीं, यहाँ हैं या नहीं। वहाँ चुपचाप वहाँ से रामू अपने घर चले आए और जब बाद में मदन आया तो उससे पूछे, बेटा मदन, ये बताओ कि आज तुम्हारे स्कूल में कौन कौन से टीचर आए थे और कौन कौन सी पढ़ाई हुई थी। अब एक बार तो वह सकपका गया, फिर बहाने भी बना लिया, झूठ बोल लिया, झूठ बता दिया, क्योंकि वो समझता था कि पिताजी कहाँ जा कर के स्कूल में देखने वाले हैं, कौन अध्यापक आया था कौन नहीं, क्या विषय पढ़ाया गया क्या नहीं। तो झूठ जो होता है वह टिकता नहीं है और आदमी को नीचे गिराता है, गर्त में गिराता है। पर मदन भी बच्चा था। उस समय उनके पिता
रामू ने कहा, देखो मैंने तुमको देख लिया था, तुम मैदान में बच्चों के साथ खेल में मस्त थे, मोबाइल में। तुम स्कूल गए ही नहीं थे, तो तुम झूठ क्यों बोलते हो? मैं और तुम्हारी माँ रात दिन परिश्रम केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। तुम पढ़ लिख कर कुछ अच्छे बन जाओ, ताकि हमारा नाम रोशन कर सको। हमारा इतना ही इरादा है, बेटा तुम पढ़ाई में मन लगाओ। उस दिन तो मदन ने माफ़ी मांग ली, पिताजी आज के बाद मैं अब पढ़ने जाऊंगा और उन आवारा बच्चों के साथ नहीं जाऊंगा। उसने संकल्प लिया कि पिताजी ठीक कह रहे हैं, पढ़ने जाऊंगा। 1-2 दिन स्कूल गया, उसके बाद फिर वही मैदान में जाना, ताश पत्ते खेलना, मोबाइल में गेम खेलना। अब धीरे धीरे जुआ भी चालू हो गया। तो घर से जो फीस का पैसा मिला था वह जुए में हार गया। हारने के बाद घर पे कुछ बताया नहीं, पर 2-3 दिन बाद घर पर एक स्कूल से नोटिस आया कि मदन की फीस नहीं भरी गई है, जल्दी भरवा दें, अन्यथा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और उस दिन शाम को जब मदन घर पे गया तो रामू ने कहा, देखो मदन, मैंने तुम्हें जो स्कूल की फीस दी थी वो पैसे क्या हो गए? तुमने फीस क्यों नहीं जमा किया? क्या बात थी? उसने कहा, मैंने तो फीस सब जमा कर दिया था। उन्होंने कहा, तो ये नोटिस कहाँ से आ गई? फिर वह झूठ बोला, ऑफिस में गलती हो गई होगी। उस दिन रामू को अपने आप पर मदन के कृत्य से इतना पछतावा हो रहा था कि क्या मैं ऐसा ही बेटा चाहता था? क्या मेरे अरमान थे? क्या मैं चाहता था? और ये किधर जा रहा है? उन्होंने रामू को डांट कर कहा, मैंने खूब अच्छी तरह पता कर लिया है, तुम जुए में पैसा हार गए हो और अब भी तुम्हारी आदत वही बनी हुई है। तुम अभी स्कूल नहीं जाते हो। और डांटते हुए उसका हाथ पकड़ करके खींच करके घर से बाहर लाए और बोले, आज के बाद अगर तुम घर में कदम रखोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आज के बाद मैं न तो तेरा बाप और न तू मेरा बेटा। मां सुनीता समझाने की कोशिश की, पर रामू नहीं माना। उसने कहा, जब इसे हम लोगों की कोई चिंता नहीं है, हम लोगों की भावनाओं की कोई कदर नहीं है, तो हम इसके पीछे अपना समय क्यों बर्बाद करें? रामू घर से निकल पड़ा। 14-15 वर्ष का बालक, अब जाए तो कहाँ जाए? किसी तरह ट्रेन मिल गई और दिल्ली शहर में आ गया, जहाँ उसे एक अनाथ आश्रम में जगह मिली। उस अनाथ आश्रम में रहते हुए उसे अनेक अपमान, झिड़कियाँ और भूख प्यास भी सहनी पड़ी। यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानाध्यापक, अध्यापक और जो बड़े बच्चे थे सभी उसे सताते थे, डांटते थे, मारते थे। ये कड़वी बातें भी उसे सहनी पड़ती थी। पर रात्रि को जब वह अपनी टूटी चारपाई पर लेटता तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते थे और वह पछताता था, काश मैं अपने माँ बाप की बात मान लिया होता,
और पढ़ाई में मन लगाया होता तो शायद यह दिन मुझे देखने को न मिलता। मित्रों, कहते हैं पछतावा। यदि कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का पछतावा करके दृढ़ निश्चय कर ले कुछ भी करने का, तो वह कुछ भी कर सकता है। रामू ने उसी रात संकल्प लिया कि आज के बाद मैं इस स्कूल में अपनी पूरी शक्ति लगा करके पढ़ाई करूंगा और केवल पढ़ाई में मन लगाऊंगा। लोग मुझे क्या कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भोजन कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता सब छोड़ दूंगा। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया। रात में जब सब बच्चे सोते थे वो पढ़ाई किया करता था और उस पढ़ाई का नतीजा ये हुआ कि वह 10वीं क्लास नंबर 1 आया। और जब वह स्कूल में प्रथम आया तो अनाथ आश्रम का जो स्कूल था, जो संचालक थे, सभी उसके अनुकूल हो गए, उसको सम्मान देने लगे, इज्जत देने लगे। उसको थोड़ा हौसला और बढ़ा और तब वह निश्चय कर लिया कि मैं पढ़ाई में अब और ज़्यादा मेहनत करूँगा। उसकी पढ़ाई चल ही रही थी कि एक दिन वह लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और संचालक महोदय आए, कुर्सी पर से उसको डांटते हुए उठा दिया, उठो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम छोटी जात के लोग कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, खड़े होकर पुस्तक पढ़ो। उसने कुछ प्रतिवाद करना भी चाहा तो संचालक महोदय ने डांट करके उसका मुंह बंद करवा दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए और हृदय में तूफान उठा। अब मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा जिसे प्राप्त करके ऐसा पद प्राप्त कर लूंगा कि मेरा हुक्म सब पर चले और जहां अत्याचार हो रहा है, ऊंच नीच हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वह मेरी आज्ञा से रोकने का कार्य मैं करूंगा। उसने इंटर पास करने के बाद IAS PCS की तैयारी करने लगा। अब तो उससे छात्रवृत्ति भी मिलने लगी थी और आखिर वह दिन आ ही गया। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके अपने संकल्प पर अडिग रहे और उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहे तो वह क्या नहीं पा सकता, वह अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होता है। आखिरकार उसने परीक्षा दिया और IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करके वह एक जिले का कलेक्टर बन गया। अब वह अपना कार्यभार संभाल लिया था, पर उसके दिल में उसके माता पिता याद आते थे और उसे यह भी समझ में आता था कि शायद पिताजी मुझे डांट करके घर से बाहर न निकालते तो मैं दुनिया की सच्चाई न जानता और आज इस स्थान तक न पहुंचता। उसकी बहुत यादें आती थी। वह अपने गांव में अगल बगल पूरे शहर में चारों तरफ अपने माता पिता का पता करने लगा। अब तो उसके गार्ड भी मिल गए थे, साथ में गाड़ी ले चलता था। एक दिन वह अपने पिता की ही खोज में जा रहा था। अचानक रोड के किनारे देखा तो एक मोची जूते पॉलिश करने वाला मोची बैठा हुआ था। उसकी इच्छा हुई
कि जूते पॉलिश करवा लूँ। गाड़ी रुकवाई और रुकवा करके जैसे ही नीचे उतर करके जब मोची के चेहरे की तरफ देखा तो उसे ऐसा कुछ लगा कि जैसे उसके दिल में धड़कन हो रही है। और नज़दीक गया तो उसने देखा कि वह मोची तो उसका सगा पिता ही था। और तब उसने बोला, बापू आप मुझे पहचानते हो? मोची बोला, बेटा मैं क्या पहचानूं, मेरी आंखें धुंधला गई हैं, दिखाई कम पड़ता है। तब मदन ने बताया, मैं आपका वही बेटा हूं, आवारा, जो लफंगागिरी करता था, आपने घर से मारकर निकाल दिया था, आपका वही बेटा हूं और मैं इस जिले का कलेक्टर हूं। और इतना कह करके रामू के चरणों में मदन गिर पड़ा और आंसुओं से उसके पैरों को भिगो दिया। दोनों बाप बेटे गले लगकर काफी देर तक रोते रहे। मां का समाचार पूछा तो रोते हुए रामू ने बताया कि बेटा वह तो तुम्हारे जाने के बाद गंभीर बीमारी में और तुम्हारी चिंता लिए स्वर्ग सिधार गई और मैं अपना यहीं पर जूते पॉलिश करके गुजर करता हूं। इधर मदन के आंसू नहीं रुक रहे थे। वह अपने पिता से अपने किए पर क्षमा मांगा और क्षमा मांग करके उनको अपने गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठा करके कहा, पिताजी अब आपका ये स्थान नहीं है, अब आप हमारे साथ हमारे बंगले पर रहेंगे। वह रामू को अपने बंगले पर ले गया और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। उनके लिए भोजन आदि की सुंदर व्यवस्था तो थी ही, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा दिए, सुंदर कपड़े बनवा दिए। और कुछ दिन के बाद दोनों आपस में बैठ कर के बातचीत कर लिया करते थे। बाप बेटे में अब बहुत ही प्रेम आ गया था और बहुत ही शांति और सुकून था उनके जीवन में। तो रामू ने कहा, बेटा मेरी एक इच्छा है, कहो तो। मदन ने कहा, बापू मैंने बचपने में आपकी बहुत अवहेलना की है, बहुत धोखा दिया है, बहुत आपसे झूठ बोला है। अब आप जो कहेंगे वही होगा, मुझसे कुछ मत कहिए, जो करना हो आप करिए। रामू ने कहा, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, एक सुंदर सुशील संस्कारी कन्या मैंने देखी है। मदन ने स्वीकृति दे दी और रामू ने धूमधाम से मदन की शादी की और घर गृहस्थी बहुत ही आनंद और प्रेम से मिलजुल कर सभी एक साथ रहने लगे। मित्रों, इसलिए कहा है कि बच्चों को बनाने के लिए संस्कार देना ही जरूरी नहीं, अनुशासन भी जरूरी है। अगर अनुशासन नहीं देंगे, उन्हें हर चीज पर रोक नहीं लगाएंगे, तो बच्चे तो कच्चे मन के होते हैं, वो कहीं भी भटक सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार और अनुशासन में सदैव रखने का प्रयास करें।